तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया था वैसे ही हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं। और दोस्तों हम लोग अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं पॉलिटी से। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज लेंगे और एमसीक्यूज के बेसिस पर हम पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे। जो पॉलिटी आपने पूरे साल नहीं पढ़ी, लेकिन उस पॉलिटी का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और उस रिवीजन में मेरा आप लोगों से वादा है कि यहां से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप ये कहोगे, अरे सर आपकी क्लास तो हमारे लिए रामबाण साबित हुई। तो दोस्तों बिना देरी किए हम आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कैसे, देखो सबसे पहली बात यह है कंटेंट क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं ये आप डिसाइड कीजिए। वो मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कैसे बताएंगे कि सर क्लास कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए, एक क्लास में कितने कंटेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, कितना आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं। देखो क्योंकि पर डे अब वीडियो डलनी शुरू होगी, जैसा कि मैंने बात की थी। अब उसी तरीके से हम लोगों को मेहनत करनी है। और आज से ही विश्वास कर लो कि अगर जीएस आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों का जो रैंक होगी वो ऊपर बढ़नी ही बढ़नी है। तो बिना देरी किए सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी से ही हम लोग मॉडरेट के साथ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कसम थोड़ी ना खा के बैठी है। एक बात याद रखिएगा कि जीएस जो है वो ऐसा ही है। अगर ये भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, जैसा पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये क्वेश्चन होमगार्ड में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। जीएस में चीजें बदलती नहीं है, ये मैथ नहीं है जो डिजिट बदल देंगे, रीजनिंग नहीं है जो डिजिट बदल देंगे। जो चीज जो क्वेश्चन आप यहां पर पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में भी काम आएगा और सारे एग्जाम्स में काम आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसे तो कोई भी बता सकता है कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होने वाला है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही आंसर क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा संविधान बना, देखो हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर, कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस। कौन सा दिवस, संविधान, सर संविधान दिवस। और जो ये संविधान दिवस है ये कब से बनाना शुरू किया गया है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है। तो संविधान दिवस जो मनाना शुरू किया गया है वो किया गया है 2015 से। 2015 से ही ये संविधान दिवस क्यों मनाना शुरू किया गया है, क्योंकि इसके इस समय जो है अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। बात समझ में आई, इस वर्ष 2015 में अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। तो उसके बाद अगर हम अगली बात करें, अगर हम इसके बाद अगली बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन था हमारा कि इस एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बना सकते हैं, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के समय में ऑनलाइन में ऐसे हैं जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। लेकिन इस एक क्वेश्चन के बेसिस से हम कितने क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं केवल आज की वीडियो में 5 एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन इन 5 एमसीक्यू के बेसिस पर मैं आपको 100 क्वेश्चन ऐसे देकर जाने वाला हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अब आप या तो ये देख लीजिए 2015 में कौन सा आया था, 2021 में कौन सा आया था, या आप इस चीज को देख लीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रमाण क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे। अब यहां पर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे अभी बात चली रही है तो साथ ही में मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भाई संविधान के जनक हो गए कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
लेकिन यहां पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, ये तो हर कोई जानता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में आपसे ये फटाफट से नोट डाउन करनी है सारी चीजें। अगर एग्जाम को फाइट करना है तो बेटा जोश में आ जाओ, अब जान लगा देनी है। जितने भी दिन बचे हैं उसमें जान लगा देंगे और इतने सारे क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेंगे जिसकी कोई बात ही नहीं है। अब जरा सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली बार मांग किसने की थी? तो वो की थी एम.एन. रॉय ने। भारतीय संविधान की सबसे पहली बार मांग जो की थी वो एम.एन. रॉय ने की थी। कब की थी सर? 1934 में की थी। कब की थी? 1934 में की थी। और जब 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग की थी भारतीय संविधान की, 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था इसको। और 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को क्या अगस्त प्रस्ताव आया था? किसका प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। और इस अगस्त प्रस्ताव के तहत अंग्रेजों ने भी इस मांग को मान लिया था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार डिमांड की थी कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे भाई, जब भारत में क्या चलता था, भारत में कोई भी अगर कोई क्राइम करता था तो जो इंडियन लोग थे उनकी सजा अलग थी और जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनकी सजा अलग थी। तो इसलिए हमने क्या किया कि अगर किसी को कोई व्यक्ति अगर किसी को मार रहा है या किसी ने कोई क्राइम किया तो उस क्राइम का जो है हमें क्राइटेरिया पता हो क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को जान से मार दिया, जैसे किसी ब्रिटिशर्स को मार दिया आंदोलन के तहत, तो कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है तो उसे जीवन भर का कारावास दे देंगे और किसी को 2 साल की सजा में छोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की। और एम.एन. रॉय ने कब मांग की? 1934 में। ठीक है, और ये अंग्रेजों ने कब मान लिया? 8 अगस्त 1940 को मान लिया। और इसको हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। फटाफट से नोट करते रहिएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था सर? 8 अगस्त 1940 को आया था। तो अगली बात अगर हम देखें, अब बी.आर. अंबेडकर जी की बात देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे वो हेड थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका के कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब भीमराव अंबेडकर ने किया क्या था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। क्या की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1936 में की थी। बाद में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया है इन्होंने। और कब किया है? 1942 में किया है। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। केवल क्वेश्चन ही नहीं, ये जो पॉइंट्स भी हैं ये सारे पॉइंट वो हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। और उसी को एनालाइज करके मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा था कि हम दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। वो प्रैक्टिस सेट केवल ऐसे ही नहीं बातों में आ जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये कोई और नहीं, सब क्वेश्चन मेरे द्वारा छाटे गए हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं कि क्या हम बच्चे को ऐसा पढ़ाएं जो एग्जाम में उसके लिए यूजफुल हो। और केवल एक ही एग्जाम में क्यों, मैं दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या, एक बार बताओ, अगर यूपी कांस्टेबल के लिए पॉलिटी आएगी तो इससे लगा जाएगी क्या? अब जो व्यक्ति, अब मान लीजिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना दिल्ली पुलिस के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में कर दी, तो यूपी कांस्टेबल के लिए अलग करेंगे क्या? ये केवल धंधे हैं अलग अलग बैच बनाने के। और मैं आप लोगों के लिए यहां बैच बनाने नहीं आया। एक बार याद कर लो, बस सिंपल सी बात है। यही बात चाहे तुम्हारा होमगार्ड का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, या चाहे यूपीएससी का पेपर हो, या सब में आना तो सेम ही है, जीएस तो सेम ही है। ठीक है, अब अगली बात देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो रहे हैं, सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन
जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। तो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में, क्योंकि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे वो कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे चाचा नेहरू थे। बात समझ में आई? उसके बाद हिंदू कोड बिल के विरोध के कारण 1951 में इन्होंने क्या कर दिया? 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो हिंदू कोड बिल अब आया है, इस हिंदू कोड बिल की डिमांड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी और 1951 में इसी के चलते इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। कौन सी पोस्ट से? लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से। अब दूसरी बात करते हैं कि देखो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब क्या किया था? जो दलितों के खिलाफ जो दलितों का दमन किया जा रहा था, उन दलितों के दमन के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए आंदोलन किया और 14 अक्टूबर 1956 को, कब? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कब बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया इन्होंने? 14 अक्टूबर 1956 को। तो यह बात याद रखेंगे कि सर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भाई देखो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उन बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जाति व्यवस्था की कटु आलोचना, ये एक बुक कब आई थी? 1936 में आई थी। ये सारी जो बुक्स हैं, और देखो ये सारे जो नोट्स हैं, एक बात समझ लीजिए, ये सारे जो नोट हैं, जो हमारे नोट्स हैं, अब सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे? इसके लिए क्या बार बार हमें यूट्यूब खोलना है? थोड़ा सा इसको इजी बना देते हैं। एक ऐप आता है टेलीग्राम। क्या आता है? टेलीग्राम। और वहां पर आप अगर ऐसे सर्च करेंगे जीएस विद कृतांशु सर, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप इस चैनल पर पहुंच सकते हैं टेलीग्राम के। वहां पर मैं ये पीडीएफ जो आज की क्लास की रहेगी इसको अपलोड कर दूंगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बेटा घोट कर पी जाओ इसको, रट लो इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, और जो वीडियो में पढ़ा रहा हूं ना, इसके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि क्या होता है कि एक चीज ही हमारे एग्जाम में आती है और हम उसको भूल जाते हैं, नया कुछ नहीं आता इतना ज्यादा। देखो अगली बात क्या है, तो देखो अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का प्रस्ताव इन्होंने कब दिया था? 1947। ये भी इनकी बुक है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो स्टेट इन माइनॉरिटीज इनकी बुक है। यहां पर द अनटचेबल्स। ठीक है, तो ये सारी इनकी बुक्स हैं और ये आपको क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। ठीक है, इनका जन्मदिन 14 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इस अवार्ड को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था और मृत्यु के बाद मिला था 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1946, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारी जुबान पे होने चाहिए, और मेरा मानना ऐसा है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, उनके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन की उम्मीद ही छोड़ दो। ऑप्शन क्या है? हमें कंफ्यूज करते हैं। वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक लड़की एक बगीचे में घुसती है और जो है वहां पर सबसे पहले देखती है कितना खूबसूरत गुलाब, लेकिन उसने सोचा कि जब बगीचे की शुरुआत में ही इतना खूबसूरत गुलाब है तो आगे जाकर तो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे गुलाब होंगे। और उन अच्छे गुलाबों की तलाश में जो उसने सबसे पहले वो गुलाब छोड़ा था वो सबसे खूबसूरत था। उस गुलाब से खूबसूरत उसे पूरे बगीचे में कोई गुलाब नहीं मिला। अब जाकर वो लड़की पछताई कि नहीं, वो गुलाब ही सबसे अच्छा था। लेकिन जब दोबारा लौटकर वो उस गुलाब के पास पहुंची तो देखा कि उस गुलाब को तब तक कोई और ले जा चुका था।
यही है हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी। हम हमेशा अच्छे की तलाश में रहते हैं, और आजकल की अगर रिलेशनशिप भी देखें तो वही चीज है कि अच्छे की तलाश में रहते हैं। और ये अच्छे की तलाश बेटा किस चीज की है? सरकारी नौकरी की। अगर सरकारी नौकरी हो तो फिर बहुत अच्छे हम लोग बन जाते हैं, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बहुत अच्छे से पढ़ो, अरे इतनी मेहनत से पढ़ो, इतनी मेहनत से पढ़ो, जान लगा दो, और भैया क्या कर लो, जो जुनून पाया है वर्दी पाने का, ये वर्दी अपने पास होनी चाहिए। और ऐसे ही नहीं जाके दर्जी से सिलवा ली बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट तरीके से अपने पास होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने पास होनी चाहिए। देखो अब क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा सर जी? अरे सर जी इसका सही आंसर होने वाला है 9 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर 1946 क्यों? थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। राइट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान तैयार करने के लिए किया गया था। भारत का जो संविधान तैयार करने के लिए किया गया था, क्या किया गया था सर? कैबिनेट मिशन योजना थी। और क्या 9 दिसंबर 1946, इस डेट को याद कर लीजिए, चाहे बेबी का जन्मदिन याद करके समझ लो, चाहे बाबू का जन्मदिन याद करके समझ लो, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। इस दिन पहली बार जो है संविधान बनाने की शुरुआत की गई थी। बात समझ में आई? यहां तक बात अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आगे क्या, थोड़ा सा पीछे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ थोड़ी सी एक बात पूछूंगा, या थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मेरे भाई एक बात बताओ, हमारा जो संविधान है, ये संविधान है, ये इसकी मोहर क्या थी? संविधान की मोहर क्या थी? संविधान सभा की जो मोहर थी वो क्या थी? तो याद रखेंगे, स्टाम्प, मतलब इंग्लिश में स्टैंप बोलेंगे इसको, स्टैंप, ठीक है? तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे स्टैंप। तो संविधान सभा की जो मोहर थी ना भाई, वो थी हमारी हाथी। क्या थी? हाथी, ठीक है? और दूसरी बात यहां पर अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई ये तो बता दो कि हमारा संविधान लिखा किसने है? Who has written the Indian Constitution? भाई भारत का संविधान लिखा किसने है? तो ये जो संविधान लिखा है वो लिखा है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है? तो भारत का संविधान लिखा है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। और श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने जब ये संविधान लिखा तो यार सैलरी तो बहुत सारी ली होगी ना, है ना? अब इसके पीछे भी एक बात है, जरा इन बातों से ही याद रखना, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने पूरा संविधान लिखने की कोई सैलरी नहीं ली। लेकिन क्या किया? आदमी कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, दुनिया भर में कितना भी पैसा कमा ले, वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, लेकिन उसके कर्म जीवन भर उस व्यक्ति को याद दिलाते रहते हैं दुनिया को। अब जैसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को आप याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? इन्होंने भारत का संविधान लिखा था। हम भी याद कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भी याद करेगी। क्यों याद करेगी? कर्म अच्छे थे, भारतीय संविधान लिखा था, कुछ तो स्पेशलिटी होगी ना व्यक्ति में। और इन्होंने जो सैलरी ली थी वो ये ली थी कि भारतीय संविधान के हर एक पन्ने पर, भारतीय संविधान के हर एक पन्ने पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए, बस यही मेरी सैलरी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी जो बात है यहां पर एक और चीज है कि जो हिंदी संस्करण है, कौन सा? हिंदी संस्करण, क्योंकि हमारा संविधान हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया, तो जो हिंदी संस्करण है इसको जो अलंकृत करने का काम किया है, इसको जो डिजाइन करने का काम किया है, वो क्या है? नंदलाल बोस ने। किसने किया है? नंदलाल बोस ने। तो हिंदी संस्करण को जो डिजाइन करने का काम किया वो किया नंदलाल बोस ने। और भैया जो लिखा है वो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। संविधान सभा की जो मोहर थी वो क्या थी? अरे सर हाथी थी। और संविधान सभा के जो सलाहकार थे, सलाहकार, ठीक है, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव, ठीक है, कौन थे? बी.एन. राव थे। क्लियर? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो बी.एन. राव थे। ठीक है,
बेनेगल नाथ राव, ठीक है इनका पूरा नाम। अगर एग्जाम में BN राव की जगह बेनेगल नाथ राव लिखा आ जाए तो भैया उसको क्लिक कर देना ऑप्शन में, क्योंकि जमाना AI का है और आज के समय में क्वेश्चंस इतने ज्यादा एडवांस लेवल के आ गए हैं कि अब हम थोड़े से प्रिपेयर होने चाहिए कि कहीं हमसे कुछ ऐसी ना बात पूछ लें जो हमारे एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, अब देखो अगली बात, भाई इस दिन इसकी पहली बैठक हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किस दिन? भाई 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई सर। और जब 1946 को हुई तो इसका जो अस्थायी अध्यक्ष था, मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट था, वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब बने थे भाई? 9 दिसंबर 1946 के लिए बने थे। बाद में चलकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मतलब संवैधानिक सभा के, इस संवैधानिक सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। दैट मीन्स कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अरे किसके? संवैधानिक सभा के। संवैधानिक सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने, मतलब स्थायी अध्यक्ष बने, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए कहते हैं कि भैया अच्छे से याद रखो, अच्छे से चीजें समझो, और जब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्जाम में भला और क्या आएगा? यही तो आएगा। अब संविधान थोड़ी ना बदल देंगे हमसे अलग क्वेश्चन गलत करवाने के लिए। भाई संविधान तो वही रहेगा ना, चीजें तो वही रहेंगी ना, नाम भी तो वही रहेंगे ना, बस थोड़ी हमारी मेमोरी की बात है। अगली बात करें तो शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन आफ्टर पार्टीशन 299 रह गए। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात की जाए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को, ये तो हम पहले पढ़ चुके, लागू हुआ 1950 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। भाई क्लियर बात? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि यार एक बात बताओ, अभी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब इंडियन फ्लैग है, क्या है? इंडियन फ्लैग। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। क्या है सर? तिरंगा है। कब अपनाया गया था सर? ये जरा मुझे एक बात बताओ, कब अपनाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 3 रंग होते हैं, बीच में अशोक चक्र होता है, और एक बार पूछा गया था कि अशोक चक्र जो है वो किस रंग का है? तो डार्क ब्लू का है, डार्क ब्लू। ठीक है, डार्क नेवी ब्लू। क्लियर? पक्की बात है। दूसरी बात, इसका अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है भारतीय झंडे का, इंडियन फ्लैग का। ठीक है, और 24 जनवरी, यहां पर बात खत्म की जाए तो 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय इस्तेमाल होता है सर? 52 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड सर? 52 सेकंड। लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। लेकिन यहां पर हम एक चीज की बात करेंगे कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में काम क्या चल रहा था? देखो, इस संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? समितियां बनाई गई थी। और इन समितियों का काम क्या था? भारतीय संविधान के अलग अलग कार्यों को देखना और उसके हिसाब से भारतीय संविधान को उस तरीके से डिजाइन करना कि उस के भारत की सारी समस्याओं को हम एक जगह इकट्ठा करके उसका समाधान उस संविधान में लिख सकें। क्योंकि संविधान तो एक बुक है जहां पर सभी नियमों की बात की गई है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो सभी समितियां हैं वो देखो कब 1946 से 1950 के बीच में रही।
क्लियर, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से तो लागू हो गया था। अब दूसरी चीज क्या है, तो सबसे पहले मेन कमेटीज की बात करते हैं, मुख्य समितियों की बात करते हैं, और यहां से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार कॉल किए जाते हैं। बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहली बात कि भाई ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके अध्यक्ष तो अभी तो हमने सर पढ़ा था, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब अगर अगली बात की जाए, इस समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। दिस कमेटी ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। दूसरी बात की जाए तो क्रमांक, या यहां पर हम नेम की बात करें तो देखो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे सर? 7 मेंबर थे। क्लियर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, के एम मुंशी, ठीक है, दूसरा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर बीएल मित्र। तो बीएल मित्र को जो रिप्लेस किया था, देखो बीएल मित्र को रिप्लेस क्यों किया गया था? स्वास्थ्य कारणों के कारण बीएल मित्र ने क्या कर दिया था? इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो बीएल मित्र को एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाता है कि बीएल मित्र को प्रारूप समिति में किसने रिप्लेस किया था? तो एन माधवा राव ने किया था। किसने किया था? एन माधवा राव ने किया था। और बीएल मित्र ने जो इस्तीफा दिया था, यहां पर देखो बीएल मित्र ने जो इस्तीफा दिया था वो किस कारण दिया था? ये बीएल मित्र ने जो इस्तीफा दिया था वो दिया था स्वास्थ्य कारणों के कारण, ठीक है, ड्यू टू इल हेल्थ। ठीक है, पक्की बात की जाए तो अगली बात की जाए सर डीपी खेतान, तो डीपी खेतान को रिप्लेस किसने किया था? टीटी कृष्णमाचारी ने किया था। एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में कई बार इस क्वेश्चन को रिप्लेस किया गया है, कई बार इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से सीधे तरीके से पूछा गया है। अगर आपने ये सारी बात याद कर रखी है तो कोई जरूरत नहीं है चाहे किसी भी तरीके से पूछ ले, भैया हम तैयार हैं, हम तो एकदम सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। तो दूसरी चीज क्या है? डीपी खेतान को किसने रिप्लेस किया था? टीटी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था। और टीटी कृष्णमाचारी ने क्यों रिप्लेस किया था? क्योंकि सर इनकी जो है, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था, जिस निधन के कारण टीटी कृष्णमाचारी ने इनको रिप्लेस किया था। पक्की बात है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है ये 7 मेंबर हैं। इन 7 मेंबर में से 2 ने, एक की तो डेथ हो गई थी, एक ने रिजाइन कर दिया था। अब इन्हीं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, बहुत काम की बात कही थी, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मतलब जो पढ़ाई करेगा ना वही बोल पाएगा। अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो वो क्या ही बोल पाएगा? दुनिया भर की अंट संट बात करेगा, फिर उसे दुनिया पागल घोषित कर देगी, कहते हैं पागल है, उल्लू है, गलत बात कर रहा। लेकिन शिक्षा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और अपनी बात कायदे से रख रहा हो, तो उसकी बात हर एक व्यक्ति मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। अगली बात, यहां पर अगर हम देखें तो संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब इसे आप अगर कोई कहने लग जाए कि 12 दूनी 24, 24 और 11 कितने होते हैं सर? 5 और 3। अगर कोई कह दे सर 35 महीने 18 दिन, तो भी सही है। ठीक है भाई, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो 35 महीने 18 दिन भी हो सकता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी हो सकता है। तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, 11 सेशंस हुए थे। याद रखें, एग्जाम्स में अगर ऐसी छोटी छोटी चीज पूछी गई और बेटा आप ना करके आए तो पता नहीं कितने बच्चों से पीछे हो जाओगे। और यही सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में। पता है क्या? हमारे देश में भेड़ चाल चलने का जो है प्रावधान है। हमारे देश में सड़े भूसे लोगों को जो रील बना रहे हैं उल्टी सीधी, जो नाली में गिरे फिर रहे हैं, वो आजकल हमारे देश के सुपरस्टार हैं। लेकिन हम लोगों के सुपरस्टार वो नहीं है जो पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे देश में अभी जब हमारे यहाँ पर अटैक हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया की बैटल हुई थी, उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, या हमारी जो एयरफोर्स की थी, क्या मेरे व्योमिका सिंह था उनका नाम, तो
उनको लोगों ने ट्रोल किया है, ठीक है। और पता है इज्जत किन्हें देते हैं? जो नाली में घिरे फिर रहे हैं, जो गारा खा रहे हैं, उनके फॉलोवर उनसे ज्यादा होंगे हमारे देश में। ये इंडिया है, भारत। हम ना उल्टी सीधी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, जो सही चीज हो उसे हम बेकार समझते हैं। इसीलिए कहता हूं कि बेटा जब कंटेंट मिल रहा है ना, तो बचना नहीं चाहिए, कॉपी पर नोट्स बनने चाहिए। ये कहानी नहीं सुना रहा मैं तुम्हें, ये सब कॉपी पे नोट्स बनने चाहिए। और एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स में बेटा कुछ भी आ जाए, बचना नहीं चाहिए अगर क्लास में से आ गया तो। और मैं वादा करता हूं, चाहे बेटा मेरी वीडियो पर आकर कमेंट कर देना, सब स्पैम कर देना, एक बार नहीं 50 बार कमेंट करना, ताकि मैं डिलीट भी ना कर पाऊं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पॉलिटी से, तो बेटा जो ये सीरीज चल रही है ना, इस सीरीज में से ही आएगा, लेकिन याद सारा रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें 1 महीने तक ही पॉलिटी पढ़ाऊंगा, असद 4, 5 या 6 क्लास मैक्सिमम, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से तुम्हें क्वेश्चन फंसवा के दिखाऊंगा दिल्ली पुलिस में। लेकिन भाई साहब केवल पॉलिटी नहीं, सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और तुम छोड़कर आ गए, तो फिर बेकार है बेटा जीना। फिर तो छोड़ दो तैयारी, 2-4 भैंस खरीदो, दूध बेचो, मजा आएगा जिंदगी जीने का, ठीक है। तो प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, विभाजन के बाद 299 रह गए। अगला देखें तो भाई फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेम बात हो गई यार, बार बार एक ही चीज, ठीक। तो देखो दूसरी जो हमारी कमेटी है, वो कमेटी क्या है? संघ शक्ति समिति। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संघ शक्ति समिति के प्रेसिडेंट कौन थे, तो सॉरी चेयरमैन कौन थे। संघ शक्ति समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इन्होंने किया था। डील्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब जो केंद्र के पास क्या शक्ति रहेंगी और राज्यों के पास क्या शक्ति रहेंगी, ये किसने डिसाइड किया था? संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी ने, ठीक है। तो इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसका क्या काम था? संघ सरकार की संरचना पर कार्य किया, ठीक है। तो संघ सरकार की संरचना क्या होगी, इसके ऊपर इन्होंने कार्य किया। देखो अगर अगली बात की जाए तो तीसरी कमेटी आ गई, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब लोह पुरुष, जानते हो ना। भारत में जो आज अगर हम भारत का नक्शा देख रहे हैं, वो इस व्यक्ति का योगदान है सबसे बड़ा। कितनी? लगभग 562 रियासतों को एक किया था। ये 562 राजा वो थे जो कुछ अंग्रेजों के भी पक्ष में थे कि अंग्रेज रह जाए कोई बात नहीं, हमारा तो राज्य चल ही रहा है, हमें का मतलब आजादी से क्या होती है आजादी, हम तो राजा हैं, राजा ही रहेंगे। और इन लोगों को सबको एकजुट किया और भारत में शामिल किया। सबसे बड़ी बात, अगर आप इंडियन मैप पढ़ेंगे तो इंडियन मैप में मैंने सुना है आपको जम्मू कश्मीर वाली कहानी, कैसे राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल हुए, ठीक है। क्या क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से भारत में शामिल हुई। तो कहने का मतलब यह है 562, सोचो किस तरीके के व्यक्तियों को, 562 लोगों को भारत में शामिल करके आज हमारे भारत का नक्शा जो है वो इन्हीं व्यक्ति की बदौलत है। तो इनका भी सम्मान करना हमारा बनता है। देखो भाई, मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाह रहा हूं, जो राजनीति होती है उसका परिप्रेक्ष्य अलग होता है। हमारे द्वारा भगवान की परिभाषा जो बनाई गई है, या जो आजकल के बाबाओं के द्वारा भगवान की परिभाषा बनाई गई है, उस परिभाषा के आधार पर आज की जनरेशन को भगवान से नफरत करने का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि भगवान नहीं बता रहा कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम नहीं है। रामलला कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए बड़ी सड़क बनवाओ, छोटी सड़क बनवाओ। रामलला कभी नहीं कह रहे तुमसे कि आके मेरे दर्शन करके जाओ। वो आपकी अपनी श्रद्धा है, इसलिए भगवानों को क्रिटिसाइज करना भी गलत है। कुछ लोगों ने अपने व्यापार के उद्देश्य से भगवानों के जो है मोटिवेशन, भगवानों के लिए जो हमारा मोटिवेशन है ना, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि धंधा अच्छे से चलता रहे, ठीक है। कुछ लोगों को अब आजकल कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो आज के टाइम पर हम किसी भी लीडर को गलत या सही नहीं कह सकते, कोई अधिकार नहीं है हमारा। अगर आज हम आजादी से जी रहे हैं तो इस आजादी में
इन लोगों का सबका योगदान रहा है, कोई एक व्यक्ति का नहीं रहा, इन लोगों ने सबने मेहनत की है। अब चलो ज्यादा बात नहीं करते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, पांचवी जो कमेटी थी वो फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति बनी थी। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, मतलब कार्य संचालन नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, काम सब नोट्स में देखते रहिएगा, क्लास वरना बहुत ज्यादा बड़ी चली जाएगी। अगली बात की जाए तो संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या था? विभिन्न समितियों के कार्यों को समन्वयन करना, मतलब जो सारी समितियां हैं उनके कामों को देखते रहना, काम कर भी रहे हैं या बस खाना ही खाना चल रहा है। पता आए तो लंच, दोपहर में काम करें तो लंच। मेरे कुछ जानने वाले हैं मेरे संपर्क में जो ऑफिस जाते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे, फिर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर थोड़ा सा काम खाएंगे, और उनका यही है सिस्टम, और उन्हें मजा आता है उसे करने में। तो सबका काम करने का अलग तरीका, लेकिन अगर ये लोग भी ऐसा करते हैं तो आज देश का संविधान जो है वो ऐसा ना हो पाता। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम समझें तो इन लोगों ने बहुत कुछ क्या किया है, बहुत कुछ दांव पे लगाया हम लोगों को आज यहां खड़ा होने के लिए। आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा पा रहे हैं? ना तो हम भी अभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी अंग्रेज के शिकार होते, या फिर किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते, यही अपना काम होता, या उसका मुंशीगिरी कर रहे होते। लेकिन आज क्या हम सब इंडिपेंडेंट है ना? आज हम अपने नेता भी खुद चुनते हैं ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही चीज है। तो देखो, राज्य समिति देशी रियासतों की वार्ता हेतु अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देशी रियासतों के एकीकरण और वार्ता से संबंधित वार्ता ये करते थे फाइनल, लेकिन जो है इकट्ठा किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगली बात की जाए तो छोटी समिति जो माइनर कमेटीज थी, गौण समितियां, ठीक है, तो क्या वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरी प्रत्यायन समिति, क्रेडेंटियल हमारी क्रेडेंशियल कमेटी जो है वो हमारी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरी जो है हाउस कमेटी, गृह समिति, वीपी पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो सारी समितियां हैं, इन समिति के अध्यक्षों की बात चल रही है। ठीक है, चौथी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कार्यसूची समिति, अध्यक्ष थे के एम मुंशी। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पर स्थायी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जीवी मावलंकर। मुख्य आयुक्त प्रांत समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी याद करनी है। वो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो पॉज कर करके सारी नोट डाउन कर लो। इन जो समितियां हैं ना ये छोटी छोटी, ये बेटा एक क्वेश्चन बनकर आएंगी। और सोच लो, एक क्वेश्चन, सिलेक्शन एक क्वेश्चन पर ही डिसाइड होता है। अगर सही तो सही, गलत तो गलत। भारत में इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं यही चीज आपसे कह रहा हूं कि भैया चीजें इतनी इजी नहीं है जितनी आप लोगों ने बना रखी हैं। मैं दोबारा कोर्स बेचने नहीं आऊंगा, एक बार चीजें पढ़ ली भाई, इनको अच्छे से पढ़ाओ। मुझे कोर्स बेचने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तुम्हारी प्रिपरेशन से, तुम्हारी तैयारी से, तुम्हारी नौकरी से। और नौकरी से भी तुम मेरी बुआ के लड़के थोड़ी ना हो जो तुम नौकरी लगने के बाद में सैलरी दोगे अपनी। भाई मेरा शौक है पढ़ाना, तुम्हारा शौक होना चाहिए पढ़ना। मेरा मकसद है अपने हुनर को उभारना, और तुम्हारा मकसद होना चाहिए मेरे इस हुनर से अपना एग्जाम निकालना, और उसके बाद अपने वो सारे सपने जीना जो आप रात को फोन पे बात करते हुए बेबी बाबू के साथ शेयर करते हो। वही सपने अगर यहां पर पढ़ लिए सारे पूरे होंगे। भारत में कोई ऐसी जाति नहीं है जो सरकारी नौकरी से ऊपर चलती हो। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखते हैं तो भारतीय भाषा पर विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा पर सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, देखो अगली बात, कुल मिलाकर 22 समितियां थी, 8 प्रमुख और 14 गौण समितियां थी। क्लियर? तो कितनी समितियां थी कुल संविधान के निर्माण में? 22 समितियां थी, जो जिसमें से 8 प्रमुख थी और 14 गौण थी। इज दैट क्लियर? पक्की बात है, यहां तक बात समझ में आ गई? देखो मैंने बात की थी ना, 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और 5 से 100 क्वेश्चन देकर जाऊंगा।
इन 5 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे। बस बेटा इन्हें याद अच्छे से करना है। जब रिवीजन करूंगा ना लाइव आकर एग्जाम से 15-20 दिन पहले से, मैं रोज लाइव आकर ऐसे आपके सामने खड़े होकर जब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, और कमेंट में तो अभी भी बता दो क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आना चाहिए। बेटा अच्छे से नोट्स बना लो, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन के बाद एक एक आंसर, उसकी डिटेल जो मैं समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सब में काम आएगी और पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम आज के टाइम पे जो मॉडर्न डे एग्जाम है इन्हें क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी। बेटा ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे तो पॉलिटी से भी 2-3-4 क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन, कई बार तो पॉलिटी से क्वेश्चन ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमें हर तरफ को कवर करना है। हमें पॉलिटी भी देखनी है, ज्योग्राफी भी देखनी है, हिस्ट्री भी देखनी है, इकोनॉमिक्स भी देखनी है, स्टैटिक्स भी देखना, करंट अफेयर्स भी देखना। और स्टैटिक्स में इतने सारे टॉपिक यार, क्या क्या पढ़ें। इसीलिए इन क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, डिटेल में मत जाइए। अगर डिटेल करनी है तो फिर ग्रेजुएशन कीजिए पॉलिटी से, ठीक है। नेताओं की, अच्छे नेताओं की और पढ़े लिखे नेताओं की देश को बहुत जरूरत है। लेकिन अभी केवल हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए। जॉब को टारगेट करने के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और साम्यवादी गणराज्य घोषित करती है। यह भारतीय संविधान का भाग नहीं है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करती है। इसे 15 अगस्त 1947 को अंगीकृत किया गया था। क्या है सही आंसर? बताओ कमेंट में यार, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दिया करो। जो बच्चे पढ़े लिखे कम से कम वो तो बता दो, जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है वो तो बता सकते हैं ना कि यार क्या है ये। आओ देखते हैं, इसे भी देखते हैं। तो सही उत्तर है आंसर सी। इट डिक्लेयर इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डोमेस्टिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करती है। तो प्रस्तावना संविधान की प्रारंभिक भूमिका है जो भारत को, जो भारतीय संविधान के दर्शन, मूल्य और उद्देश्य को व्यक्त करती है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना हिंदी, ऐसे संस्कृत में कुछ बात लिखी होती है तो सबसे पहले लिखनी होती थी प्रस्तावना की उपयुक्त पंक्तियां डैश 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 चैप्टर की हैं, डैश 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 बुक की हैं और डैश 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 व्यक्ति ने ये लिखी। मतलब उस 4-5-10 लाइनों का रेफरेंस। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी स्पेशलिटी कौन डिनोट कर रही है? हमारी प्रियम्बल, हमारी क्या, हमारी उद्देशिका बता रही है कि हमारा संविधान कैसा है, क्या है हमारे संविधान में। ठीक है, वो बात बता रही है। देखो, यह जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, मतलब 13 दिसंबर 1946 को क्या आया था रे? उद्देश्य प्रस्ताव। अरे भाई नोट कर लो, एग्जाम में कई बार आ गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था। कई बार तो तुमसे साल ही पूछकर छोड़ देगा, वरना कई बार तो बेटा जन्मदिन भी पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव का। और उद्देश्य प्रस्ताव का जन्मदिन 13 दिसंबर 1946 को आता। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। भाई पक्की बात है, उद्देश्य प्रस्ताव इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 and adopted on 22 January 1947। देखो कितना इजी है इंग्लिश में पढ़ना। हिंदी वालों के लिए देखो शब्दों का कितना तगड़ा झोल मोल है, और हिंदी वाले क्या कसम खाए बैठे हैं, कहता नहीं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। अब इंग्लिश भी सीख लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, दोनों तरफ। जब तुम्हें ऐसा तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों में सीख सकते हो, तो थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी भी सीख लो यार, क्या दिक्कत है? कुछ चीजें तो काम आएंगी। तो अगर ये सब चीजें हैं तो इनको अच्छे से पढ़ो। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। क्या हुआ था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना मतलब द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर
1949 को भारतीय प्रस्तावना को हमने स्वीकार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ये तो हम सब जानते हैं यार, इसमें क्या बड़ी बात है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसी के साथ साथ प्रियम्बल भी लागू हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो प्रमुख शब्द, एग्जाम में बहुत मजे लिए जाते हैं इन शब्दों से, भाई पढ़ लेना, भाई पढ़ लेना, इनके अर्थ भी पूछ लेते हैं एग्जामों में। और आपका जो एग्जाम है आज के टाइम पे, जो मॉडर्न डे एग्जाम्स हैं, इनमें बहुत पूछे जाते हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रट रहे हैं प्रियम्बल, सॉवरेंटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? तो भारत के किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपने कानून और नीतियां स्वयं बना सकता, यह होता है प्रभुत्व संपन्न। मतलब भारत खुद का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम अपने प्रभु खुद हैं। जैसे मान लीजिए आपके अभी अगर कोई बच्चा 18 साल से छोटा हो, अगर कोई बच्चा 18 साल से छोटा हो तो उसके फैसले कौन लेते हैं? मम्मी पापा, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे को बाहर जाना है या बच्चा कहीं पकड़ा जाए तो पुलिस वाले क्या कहेंगे? मम्मी पापा से बात कराओ। लेकिन अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है फिर वो अपना प्रभुत्व संपन्न है। हाँ, भले मम्मी पापा का डर हो, वो बात अलग है, लेकिन लीगली कानूनन तौर पर बच्चा प्रभुत्व संपन्न है। जैसे ही बच्चा अडल्ट हो गया, जैसे ही वो वोट डालने की उम्र में आ गया, 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है, तो जैसे ही वो वोट डालने की उम्र में आ गया, फिर वो अपना प्रभुत्व संपन्न है। तो याद रखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपने कानून और नीतियां स्वयं बना सकता है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ये क्या है? इट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी अमंग ऑल सिटीजन। सभी भारतीयों के लिए सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी, तो सामाजिक और आर्थिक बराबरी का जो है भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार देते। कौन सा वर्ड? समाजवादी। किसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह सभी नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। उसके बाद अगला वर्ड आ जाता है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, तो सेक्युलर पंथ निरपेक्ष का अर्थ है भारत का कोई राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। कौन सा? सेक्युलर पंथ निरपेक्ष। कहां है जिक्र इसका? अरे सब प्रियम्बल के वर्ड हैं, ये संविधान जो हमारी प्रस्तावना है उसी में लिखे हैं, ठीक है। तो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। तीसरा रिपब्लिक गणराज्य, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। कभी सुना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लड़के अगले राष्ट्रपति बने थे? नहीं, हमारे देश में इलेक्ट होते हैं, कुछ डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। जैसे अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? तो सर इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। मतलब जो है भारत के राष्ट्रपति को सीधा नहीं चुना जाता, कभी जनता वोट नहीं करती। क्या कौन करता है इसमें वोट? इसमें वोट करता है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, समझ में आ रही है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ये सब जो है ये सब क्या करते हैं? राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं और फिर भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। भाई बात समझ में आई? तो इसी तरीके से ये अगर बात की जाए राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है? फिर प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष है क्या? अरे भाई प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री हम खुद चुनते हैं क्या? इसे ही कहते हैं शिक्षा की कमी, इसे ही कहते हैं शिक्षा की कमी। जैसे आपने सुना होगा कई बार, अब की बार डैश 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 सरकार, किसी भी एक व्यक्ति का नाम लेना, दैट्स अ रॉन्ग, ये गलत है। हम क्या चुनते हैं? हम विधायक या सांसद चुनते हैं। क्या चुनते हैं? हम सांसद चुनते हैं। सांसद, सांसद होता बेटा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये वोट करते हैं, इनके वोट से, इनके वोटों से फिर बनती है सरकार, फिर चुना जाता है भारत का प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री चुनने के बाद वो फिर अपने क्या करेगा? अपने मंत्रियों की पूरी एक मंत्री बनाएगा, अपने कैबिनेट बनाएगा, है ना, उसके हिसाब से। तो प्रधानमंत्री का चुनाव भी अप्रत्यक्ष है।
सांसद का चुनाव प्रत्यक्ष है। हम क्या करते हैं, हम अपने यहां सांसद या एमपी चुनते हैं, और एक सांसद 10 लाख की जनसंख्या पर होता है। कितने लाख की जनसंख्या पर होता है? 10 लाख की जनसंख्या पर। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है, लेकिन आज के समय पर ज्यादा हो गया है, वो थोड़े समय समय के साथ बदलाव होते रहे। तो तीन बात समझ में आ गई। दूसरी चीज अगर मेरे भाई बात की जाए तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, दैट मीन्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अरे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो बात मैं बार बार बोल रहा हूं ये तो समझ लेना बेटा, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में तो आएगा। और अगर ये छोड़ दिया तो सोच लो, फिर तुम तैयारी छोड़ दो यार, फिर बेकार है बात, तैयारी करना छोड़ दो। अगर ये क्वेश्चन छोड़कर आ गए तो मैं तो भैया नाराज हो जाऊंगा बहुत तगड़ा। फिर तुम मुझे तो क्या ब्लेम करोगे? तुम्हें जब यही नहीं पता ये चीज क्या पढ़ाएगी क्या नहीं पढ़ाएगी। आजकल के बच्चे सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? आएंगे टीचर को गाली देना शुरू कर, अबे तुम्हारी कॉपी में लिखा होता हो, तुम समझ नहीं पाते बस, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा था ना तुम्हारा ध्यान किसी और की यादों में था, या कुछ और सोच रहे थे, या ये सोच रहे थे शाम को खेलने जाना है। अगर बेटा इसे अपनी महबूबा बना लोगे ना पढ़ाई को, तो ये तुम्हें बहुत कुछ देगी, और बाकी सब कुछ बेकार ही है। ठीक है, अब देखो ये तीन वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो जोड़े गए हैं ये 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। अरे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अरे सर 1976 को हुआ था, इसमें क्या बड़ी बात है? और संविधान संशोधन होता क्या है? संविधान संशोधन होता क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं यार। पता नहीं क्या क्या बार बार आ जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चे जिसने कभी प्रिपरेशन ना करी हो, इन क्वेश्चनों को अगर रट लिया कि बेटे याद कर लिए, समझ में आ गई थोड़ी सी बात जो मैं समझा रहा हूं, और तुम एग्जाम में गए, ये क्वेश्चन नहीं बचेंगे। धरती का तुम कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर आ जाओगे, अगर ये क्वेश्चन तुमने ठीक से याद कर लिया और बार बार रिवीजन कर लिया तो बेटे ये क्वेश्चन नहीं बचते। ध्यान रखना बस इस बात का। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? संविधान संशोधन। जो हमारा संविधान संशोधन है, इस संशोधन के तहत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने नोट्स बनाए, और नोट्स में मैंने क्या बनाया कि भैया अभी जो है वर्तमान समय के जो भारतीय प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए राजनीति से संन्यास ले लें। ठीक है, किसी भी कारणवश, भगवान ना करे ऐसा, भाई बुरा मत मानना, कोई पता चला मेरे पीछे पड़ जाओ अगर किसी कारणवश क्या कर लें, वो रिजाइन दे दें और उनकी जगह दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएं, तो मैं क्या कहूंगा, भाई मेरे वर्तमान प्रधानमंत्री तो अब बदल गए ना। क्या हो गया? बदल गए ना। ठीक, अब इस बात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना। यहाँ पर जितनी बातें चल रही हैं सब पढ़ाई के उद्देश्य से चल रही हैं। अगर बेटा कोई राजनीति का किसी ने कमेंट कर दिया, गला दबा दूंगा उसका, सीधा ब्लॉक मार दूंगा, और मेरे चैनल में आने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ केवल पढ़ाई की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? किसकी बात चल रही है? पढ़ाई की। ये चैनल केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। केवल जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसको पॉजिटिव और निगेटिव वे में नहीं लेना, कहीं पता चला मुझे पता है तुम्हारे पता नहीं कितने कमेंट आ जाए ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, है ना। मैं निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ता बस, लेकिन क्या पढ़ लो। देखो अब क्या करूंगा मैं अपने नोट्स में, मैं उस नोट्स की जगह फिर नीचे लिखूंगा कि जी अब वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने क्या करा, पहली बार जो मैं उसमें क्या करूंगा, जब मान लीजिए राम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, राम देहरादून में रहता है, देहरादून में। ठीक है, अब यार राम ने अपना शहर बदल दिया, देहरादून से क्या कर दिया, देहरादून से लखनऊ कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं पहला संशोधन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अपने नोट्स में पहला संशोधन कर दूंगा कि भैया मैंने एक बात ऐड करी, और पहली बात जो ऐड करी वो ये है, और देहरादून को हटा दिया, लखनऊ को ऐड कर दिया। तो भैया क्या हो गया, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया मेरे नोट्स का, मतलब मेरा पहला नोट्स अमेंडमेंट हो गया।
अब इसी तरीके से भारतीय संविधान में समय बदलने के अनुसार, क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था तब तो यार फोन भी नहीं था, और आज तो फोन से इतने क्राइम हो रहे हैं, ठीक है। तो तब तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, तब तो यार मोटर कार भी इतनी नहीं थी, है ना, थी लेकिन इतनी तो नहीं थी। आज हर एक व्यक्ति मोटर कार चला रहा, तो वही चीज है। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 को हुआ था। और इसी तरीके से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1976 को हुआ है। क्लियर? भाई क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था, और आज तक की सबसे बड़ी बेंच, कितनी सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच थी, और इसका जो फैसला रहा था वो 7-6 का रहा था। ये केस जीते थे केशवानंद भारती विनर थे, और केरल राज्य इस केस को हारा था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यह संविधान के मूल ढांचे को दर्शाती है। मतलब बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, इस चीज को दर्शाती है। कौन से केस के अंडर? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आता रहेगा, क्योंकि इस केस के बेसिस पर बताया गया था कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को, जो भारत का मूल ढांचा है, जो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कोई भी कानून परिवर्तित नहीं कर सकता। भारतीय सरकार को कानून इस हिसाब से बनाना होगा कि भारत का जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ना बदला जाए। तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का जो जिक्र किया गया था वो सबसे पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था, और ये केस केशवानंद भारती जीते थे। किससे जीते थे? 7-6 से जीते थे। 7 जजों का जो मानना था वो केशवानंद भारती की तरफ से था, और 6 जजों का सरकार की तरफ, तो इसलिए केस केशवानंद भारती जीत गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यार क्या बन सकता है सर? अरे सर अगला क्वेश्चन आ गया सर, अरे सर अगला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या है इसमें। देखो, जिसकी इतनी लंबी चौड़ी बात चली वो फिर आ गया। अब देखते हैं यार, देखो, भारत के संविधान का सूक्ष्म संविधान किस संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? मतलब विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का मूल संविधान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, एक मिनट, दिखा? तो देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो कम से कम यार सही जवाब दिया करो, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, जो जानते हैं कम से कम बताना चाहिए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ का बच्चा पता है कैसा है? हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बच्चा अगर जानता है तो ऐसा चुप बैठा रहेगा। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं है, तो चुप क्यों बैठे रहते हैं? नजर लग जाती है, टोक लग जाती है। अरे पढ़ाई शिक्षा ऐसी चीज है, उसे जितना बांटोगे ना वो उतना बढ़ती है। ये केवल एक ऐसा खजाना है, पढ़ाई शिक्षा एक ऐसा खजाना है, इसे जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा, और जितना खुद बैठे रहोगे ना उतना ही घटेगा। बाकी पैसा एक ऐसी चीज है, जितना बांटोगे उतना कम होगा, और जितना अपने पास रख के रहोगे उतना ज्यादा रहेगा। बात समझ में आई? इसलिए कंजूस लोग जो हैं अमीर हो जाते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये इसका राइट आंसर है यार। ज्यादा मेहनत नहीं करते, ऑप्शन आप सब लोग ने देख लिए हैं, सब कुछ हो ही रहा है, चल ही रहा है, लेकिन ये जो है जो 42वां संविधान संशोधन जो हमने भी पढ़ा था, कब हुआ था सर? 1976 में हुआ था। अगला देखते हैं इसके बारे में यार, कुछ तो बात बताई होगी ना नई सी। तो सही है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को सूक्ष्म संविधान कहा जाता है, तो अलग से इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यह संशोधन आपातकाल 1975 से 1977 के बीच चला था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कौन थी सर? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और तीसरी प्रधानमंत्री ओवरऑल थी। तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद कौन थे? फिर उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी जी बनी थी। इस संशोधन ने प्रस्तावना
कई मौलिक अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों और अन्य प्रावधानों में परिवर्तन किए हैं। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपने पढ़ लिया, इसकी डिटेल पढ़ ली, तो एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उन्हें इस क्लास की इंपॉर्टेंस का पता है, और वो बताएं या ना बताएं लेकिन इंपॉर्टेंस का पता जरूर है। क्लियर? अब अगर मैं अगली बात करूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, देख तो क्लियर, इतनी बात समझ में आई? देखो अब थोड़ा देखो क्या चल रहा है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करो। क्लियर? देखो भाई, ये तो हमने भी पढ़ा है कि मेजर चेंजेस अंडर द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत परिवर्तन प्रावधान, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ी गई है, तो भी पढ़ा था। अब प्रस्तावना इसी प्रकार पड़ी जाती है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अगली बात की जाए तो और क्या इसमें चेंज किया गया है, और इसमें चेंज किया गया है कि अ न्यू पार्ट 4A, ठीक है। देखो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, क्या मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। और कहा किया गया है, भारत का एक नया भाग बना, भारतीय संविधान में एक नया भाग ऐड हुआ, वो कौन सा था? भाग 4A। और इस भाग 4A के में आर्टिकल 51A ऐड किया गया है, आर्टिकल 51A, और इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है सर? 1951A। विच आर्टिकल डिस्क्राइब्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता फंडामेंटल ड्यूटीज को? 51A। क्लियर? और कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A। ठीक है, इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए? नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, और सभी सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता है? अरे क्या किया जाता है? अरे फ्री में पढ़ाया जाता है भाई, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, गांव में शुरू में जो है, अब तो शिक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन पहले क्या होता था, गांव में लोग मिड डे मील खाने जाते थे बच्चे, बस कहता आज ये खाने को मिलेगा, आज तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। तो सरकार भी तरह तरह का जो है प्रलोभन देती है बच्चों को, जिससे बच्चे एजुकेशन की तरफ आए। सरकार भरसक प्रयास करती है कि, क्योंकि जिस देश के लोग पढ़े लिखे होंगे वही देश विकास कर पाएगा, वरना बाकी तो सब आ ई ऊ यही तो करते रहेंगे ना। इसलिए बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि यार इसमें क्या चीज, इसमें राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को पार्ट 4 में परिवर्तन किया। देखो यहां क्या था, यहां था पार्ट 4A, मतलब अलग से ऐड किया गया था, और यहां है पार्ट 4। मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पढ़ा दूं, कौन से पार्ट में क्या है, आर्टिकल बता दूं कौन से आर्टिकल में क्या है। तो कल वाली जो क्लास रहेगी वो उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस भी देखते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? पर्यावरण संरक्षण। अभी आंदोलन हुआ, तो अभी लोगों ने आंदोलन किया, ताजा बात है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। क्या? पर्यावरण संरक्षण किसके? अनुच्छेद आर्टिकल 48A। मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण और निशुल्क विधिक सहायता? अनुच्छेद 39A या 39A के लिए निदेशक तत्व जोड़े गए थे। मतलब फ्री लीगल एड दी जाएगी, और क्या किया जाएगा? प्रोमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। भाई पक्की बात है। उसके बाद और क्या चेंज हुआ था? ये सब आर्टिकल 42, 42वां संविधान संशोधन की बात चल रही है, आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अनुच्छेद 31C में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय सरकार की शक्तियों को सशक्त किया गया है। उसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। देखो यहां तो भाई बहुत तगड़ी बात है। आपने सुना होगा कि एक विधायक का कार्यकाल कितना है? विधायक
विधायक को बोलते हैं सर एमएलए, ठीक है, चच्चा विधायक है हमारे, ठीक है, बात समझ में आई। और जो सांसद होते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, बात समझ में आई। तो ये जो है इनका कार्यकाल या जो टेन्योर होता है इनका, वो होता है 5 वर्ष का। आज भी 5 वर्ष है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो कुतार हो गया। फिर सही कब हुआ, कुछ तो चेंज हुआ होगा। देखो 42वां संविधान संशोधन, बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यार, ये सब नेताओं का खेल है, कोई नेता अपनी मर्जी से 6 वर्ष कर दे रहा है, अगली सरकार आ रही है फिर 5 वर्ष कर दे रहा है, और इस चक्कर में हमारे 2 क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं। बड़ी समस्या है इस देश में। क्या हो जा रही है, बड़ी समस्या हो जा रही है इस देश में। देखो, संसद को संविधान में संशोधन करने की अधिक शक्ति दी गई है, ठीक है। गिव पावर्स टू द पार्लियामेंट टू एम टू कॉन्स्टिट्यूशन मोर इजिली, ठीक है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए, न्यायपालिका से संबंधित परिवर्तन, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों पर को सीमित कर दिया गया। कहा गया कि संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत गलत बात है यार। इसके हिसाब से तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है। मान लीजिए एक बार कोई नेताजी बहुत अच्छे से आपके सामने हाथ जोड़ जोड़ के क्या कर ले, नेताजी को भैया हमें वोट दे दो, भैया आप तो सब बहुत अच्छे हैं, और जनता तो बेचारी हमारे देश की वैसे भी भोली है, कहता लो जी लो वोट लो, आप बढ़िया अच्छे से लो। एक बार हमारे यहाँ गाँव में हमारे ग्राम प्रधान जी की बात हुई, तो प्रधानी वाले इलेक्शन चल रहे थे। अब जब प्रधानी वाले इलेक्शन चल रहे थे, तो जो हमारे गाँव के एक कैंडिडेट थे, उनकी तबीयत खराब हो गई शाम के समय। तो आज तक लोग यही बात कहते हैं कि अगर वो तबीयत दिन में खराब हो गई होती तो वो प्रधान बन गए होते। तो इमोशन जो होते हैं ना हम भारतीयों के, वो एकदम लटके रहते हैं। हम किसी के लिए भी जो है इमोशन एकदम से उजागर कर देते हैं। और वही चीज़ है कि भारतीय लोगों के अंदर सबसे एक अच्छी चीज़ यही है कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, लेकिन जब हम ये इमोशंस गलत जगह यूज़ कर देते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। अब मान लीजिए कोई नेता है, कोई सरकार है, वो वोट लेकर हमसे, उसने सरकार बना ली, अब क्या कर दिया, अब उसने कोई ऐसा संशोधन कर दिया कि आज से किसी भी व्यक्ति का बोलने का अधिकार नहीं, कोई सरकार को कोई कुछ नहीं कह सकता। अब अगर अदालत को चुनौती नहीं कर सकते हम, तो सरकार ने तो अपना कर दिया ना सिस्टम, और यहां आकर दिक्कत हो गई। तो बाद में इन प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय के मिनर्वा मिल्स मामले में 1880 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इस मामले को किस केस के द्वारा, मिनर्वा मिल्स। तो मिनर्वा मिल्स केस में इस की चुनौती नहीं दी जा सकती। 1980 में ये बात बताई गई कि चुनौती दी जा सकती है। क्लियर है, पक्की बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को हम छेड़ नहीं सकते। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से कई विशेषताएं अपनाई हैं। इनमें से किस देश से भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया है। मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड सेवरल फीचर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन सा है भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन भी अगर छोड़ोगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे पार्थ, ठीक है। अब क्या करना है, आ जाओ जरा आंसर की तरफ देख लेते हैं यार एग्जाम का। अरे भैया आंसर है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। अब देखो अगला, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अपनाई है, जहां कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो किस देश से क्या लिया गया है, आज यही किस्सा निपटा देते हैं। किस देश से क्या लिया गया है वो किस्सा आज यही निपटा देते हैं। तो चलो निपटा लेते भैया। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया भाई, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या आप समझते हैं इस बात को? हमारा संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इस संविधान की अगर मैं आपसे बात बताऊं, इस संविधान में पार्थ कई सारे देशों से अच्छी अच्छी चीजें ली गई हैं। दूसरों की अच्छाइयां ग्रहण करना कोई गलत नहीं होता, उसे कॉपी करना नहीं कहते। बेटा मां के पेट से सीख के कोई नहीं आया, सबको यही सीखना है दुनिया में। बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जो जिएगा वही
अपना जो है वो कहावत थोड़ी ज्यादा ही देसी लैंग्वेज में इसलिए यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी समझ जाओ तुम, है ना। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं वो बहुत अच्छा समझ जाएंगे, और स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश के हों वो तो बहुत ही अच्छा समझ जाएंगे, क्योंकि हम भी वहीं के, इसलिए तो हमने तो गाँव से तो सुनी थी ये सब बात, हमने बचपन में गाँव से सुनी थी। तो इसलिए बेटा अच्छे से मेहनत करो, जान लगा दो एक बार अगर एग्जाम निकालना है तो। भाई देखो ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। दूसरा रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, भैया कानून होना चाहिए, सही बात है ना। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपने सुना होगा, कितने लंबे आज तक हमें पता नहीं लग पाया इस बात का, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। उसके बाद अगर बात की जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, भाई भारत में संसद तो है ही, ठीक है, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा तो है ही यार, क्लियर। उसके बाद सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता। अब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली, तो कनाडा की जब उन्होंने नागरिकता ली, क्या हुआ, वो फिर भारत के नागरिक नहीं रहे। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो वो भारत का नागरिक फिर नहीं रहा, हमारे देश में वही नागरिक हो सकता है जो भारत का हो। लेकिन दूसरी चीज, एक तो यहां पर एकल नागरिकता है, दूसरी एकल नागरिकता इस कॉन्सेप्ट में है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे बिहार में, चाहे पश्चिम बंगाल में, या चाहे बेटा चेन्नई में रह रहा हो, चाहे अंडमान निकोबार में रह रहा हो, वो हर एक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है। और भारत का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोग रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। किसी को भी हम अलग नहीं कि ये उत्तर प्रदेश का नागरिक है, ऐसे नहीं होता। ऐसा होता बेटा यूएसए में, वहां पर होता है ड्यूअल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में केवल एक ही नागरिकता होती है, इंडियंस, वी आर इंडियंस, और इसीलिए कहते हैं भारत हमारा देश है और भारत माता की जय, है ना। जब अटारी बॉर्डर पे जाते हैं तो किस तरीके से एकदम जोश आ जाता है ना, वो सभी भारतीय लोगों को जो जोश आता है वो इसीलिए आता है मेरे भाई, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं। हम नहीं बटना चाहते, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्या होता है ये सब इंडियंस, वी आर इंडियंस, इसीलिए हम सब एक हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी देश जब हमसे लड़ता है ना वो पीछे चला जाता है, क्योंकि हमारे देश में हम लोग भारत माता कहते हैं, हम अपने देश को माता की तरह पूजते हैं, और हमारी माँ की इज्जत के ऊपर जब कोई उंगली उठाएगा ना तो हम उसको फाड़ चीर तो देंगे, तो सही बात है ना, क्लियर है ना। आ जाओ अगली बात, बिकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानसभा। भाई द्विसदनीय विधानसभा होती है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ विधानसभा और विधान परिषद, इसी तरीके से द्विसदनीय। ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री प्रोड्यूसर, लोकसभा अध्यक्ष का पद और संसदीय प्रक्रिया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का पद और संसदीय प्रक्रिया। कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि आप मुझे लोकसभा का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स में बता दो और किस्सा खत्म करो, ठीक है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं उन्हें सीरियस मानूंगा, सबके कमेंट पढ़ूंगा अच्छे से, चाहे बेटा सर्च करके बताओ चाहे कैसे भी बताओ, बताना है। सर्च भी करोगे, पढ़ोगे तो सही ना, याद समझ में तो आएगी ना। इतने बस, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचे और ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन तुमने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो बेटा बेकार है, फिर तुम सीरियस ही नहीं हो, मैं नहीं मानता तुम सीरियस हो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंत्री परिषद प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है सर, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अरे सर अमेरिका तो बहुत पुराना संविधान है, चलो इसमें देखते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारत के हर एक व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक, बाद में देखते हैं इसको, जरा बाद में निपटाएंगे, अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, यूएसए। देखो राइम बना लेते हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर डैश डैश डैश, तुम समझ गए होंगे। मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर सकता, तो इतना बस ध्यान रख लीजिए। जैसे तुम समझ गए ना वॉशिंग पाउडर जो टीवी पे ऐड देखते हो, ऐसे ही मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन। इन्हें याद करने का तरीका होता है बेटा, राइम बना दो ताकि एग्जाम में जाओ और अगर भूल भी गए ना तो जैसे वॉशिंग पाउडर डैश डैश डैश, तुम्हें कोई दूसरा सर्फ याद नहीं आ रहा होगा उसकी जगह, बस एक ही याद आ रहा होगा, नाम नहीं ले सकता बस जरा,
क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिला ना उसके एडवर्टाइजमेंट का, मैं क्या करूं। बस इतना समझ जाओ कि राइम एक चीज होती है, वो राइम। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी अमेरिका, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी अमेरिका। उसके बाद न्यायिक पुनर्शिक्षण अमेरिका, जुडिशियल रिव्यू सर अमेरिका। उसके बाद इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया सर अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर कहां से ली गई है? अरे कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है भाई। उसके बाद अगर अगली बात की जाए, वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, कहां से लिया गया है? अमेरिका। तो सारी चीजें कहां से ली गई हैं? अमेरिका से। क्लियर? अगली बात, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? सर हमें आयरलैंड से लिए गए हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अरे सर ये भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए, अरे सर कितना पढ़ाओगे, अरे बस पढ़ लो यार। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन व्यवस्था कहां से ली गई है? अरे कहां से ली गई है? अरे ये रहा अपना आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअल पावर विद द सेंटर, शेष शक्तियों से, ये क्या, शेष शक्तियां केंद्र के पास हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब जो है केंद्र के पास जो है मुख्यतः विशेषकर शक्तियां होती हैं, विशेष होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, राज्यपालों की नियुक्तियों राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श अधिकार। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो ली गई है, कहां से ली गई है सर? अरे सर ऑस्ट्रेलिया से ले ली थी हमने ये, ठीक है। उसके बाद अगली बात की जाए तो जर्मनी का वाइमर संविधान, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल 3 अनुच्छेदों में होता है, 362 352 कहां गया, 352 356 360, ठीक है, तो इनके बेसिस पे होता है। उसके बाद अगर आगे चल के पढ़ेंगे, इसके जब क्वेश्चंस आएंगे सब पढ़ेंगे, छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ, स्किप कुछ नहीं कर रहा हूँ बस, लेकिन जो चीजें हैं भी ज्यादा, मैं ना ज्यादा वो नहीं बना रहा है इसको, खिचड़ी बन जाती है ना, तो समझ नहीं पाते कौन कौन सी चीजें इसमें डली हैं, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, तो सोवियत रूस से जो लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना, आइडियल्स ऑफ जस्टिस सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार। उसके बाद फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया सर? रिपब्लिक, गणराज्य की अवधारणा, आइडियल्स टू लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता के आदर्श। उसके बाद क्या, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कहां से लिया गया सर? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। याद कैसे करना मैं तुमको बता चुका हूं। उसके बाद जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, आर्टिकल 21। भाई क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। क्लास बेटा अगर अच्छी लगी तो फटाफट से सब लोगों तक शेयर कर दो। धरती पर रहने वाले जितने व्यक्ति हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बचना नहीं चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए और बता दो कि अब मेहनत करने की बारी आ गई है। अब वो समय निकल गया पार्थ कि कल तैयारी करूंगा परसों करूंगा, अभी से कर दो बस, क्योंकि मुझसे बड़े आलसी तुम लोग नहीं होगे, मैं तुमसे भी बड़ा आलसी हूं, लेकिन अब क्या जुनून है, वर्दी दिलाकर छोड़ूंगा और जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन फंसवा कर छोड़ूंगा। तो बेटा लगे रहो, जान लगा दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, ओके।